प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी हकीकत और दिल दहला देने वाली वाकया सुनाएंगे कि एक नेक लड़की जो हाफिज कुरान थी, लोगों के कपड़े सिलाई करके गुजर बसर करती थी। मरने के बाद वह क्यों अजाब का शिकार हुई, उसकी कब्र का हाल जानकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि वह बड़ी नेक थी। लोगों के इसरार पर जब उसकी मां ने उस लड़की की हकीकत बताई तो यह जानकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। गुजारिश यही है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारी औरतें कपड़े सिलाई करते वक्त ऐसी गलतियां करती हैं। आज की कहानी बड़ी ही सबक आमोज और खासकर उन औरतों और मर्दों के लिए है जो सिलाई कढ़ाई जैसा काम करते हैं, क्योंकि अनजाने में वह ऐसा गुनाह कर जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत सख्त अजाब का सामना करना पड़ सकता है। किसी शहर के दूर दराज इलाके में मरियम नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके बाप का इंतकाल हो चुका था। मरियम की माँ ने मरियम को कुरान हिफ्ज़ करवाया और स्कूल की तालीम भी दिलवाई, साथ ही सिलाई भी सिखाई, ताकि वह लोगों के कपड़े सिलाई करके कुछ ना कुछ कमा सके और घर का खर्च चला सके, यानी कि उन माँ बेटी की 2 वक्त की रोटी चल सके। मरियम बहुत ही मेहनती लड़की थी। उसके कुछ वसूल थे जिससे वह कभी पीछे नहीं हटती थी। अभी भी कितनी देर से उसके पास 2 औरतें बैठी हुई थीं जो बार बार कपड़े सिलाई के लिए इसरार किए जा रही थीं, लेकिन मरियम ने 2 टूक लफ्जों में उन्हें जवाब दे दिया कि वह उनके कपड़े नहीं सिल सकती। वो औरतें फिर मरियम की मिन्नतें करने लगीं। मरियम, देखो, इनकार मत करो, तुम सबके कपड़े सिलाई करती हो और बहुत अच्छी करती हो, हमारे कपड़े भी सिल दो। बहुत महंगे कपड़े खरीदे हैं हमने, किसी ऐसी दर्जी को देकर हम अपने कपड़े खराब नहीं करवाना चाहते। तुम तो जानती हो, तमाम गली मोहल्ले की औरतें तुमसे ही कपड़े सिलवाती हैं। तुम कम दाम में बहुत अच्छी सिलाई करके देती हो और कपड़े पहनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। मरियम बोली, लेकिन जैसा डिजाइन आप लोग बोल रही हो, इस तरह के कपड़े मैं नहीं सिलती। उन कपड़ों में पूरे पूरे बाजू नजर आएंगे, शलवार का डिजाइन भी ऐसा होगा कि पिंडलियों से ऊपर पांव दिखेंगे। तौबा तौबा, मैं ऐसे कपड़े कैसे सिल सकती हूँ? मरियम ने यह बोलकर साफ साफ इनकार कर दिया। वह औरतें कहने लगी, हम तुम्हें 500 सिलाई देने की बजाय 1000 जोड़े की सिलाई देंगी। हमें तुम्हारे हाथ की सिलाई बहुत पसंद है, तुम बहुत ही हिफाजत से काम करती हो। मरियम खड़ी हुई और कहने लगी, नहीं बाजी, मैं सिलाई नहीं करूंगी। फिर वह अपने किचन में खाने की तरफ चली गई। मरियम की अम्मा ने शर्मिंदगी से उन दोनों औरतों से माजरत की और कहने लगी, मेरी बेटी थोड़ी पर्देदार है, वह इसलिए इस तरह के कपड़े नहीं सीती। दोनों औरतों के जाने के बाद मरियम की अम्मा ने मरियम से कहा, बेटी, तुम क्यों अपनी रोजी को धक्का देती हो? आखिर तुम कपड़े सिलाई क्यों नहीं करना चाहती थी? कुछ 4 पैसे आ जाते। मरियम बोली, अम्मा, मैं ऐसे बेहयाई के कपड़े किसी को सिल नहीं सकती। इतना कहकर मरियम अपना दुपट्टा सेट करते हुए वुजू करने चली गई और उसकी अम्मा भी खामोश हो गईं। जब भी मरियम से कोई बात करती तो वह इसी तरह के जवाब देती थी। उन्हें अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी। उसकी माँ भी लोगों के घरों का काम करके आती थी और बेटी घर पर मेहनत करती थी। ऐसा करते करते मरियम ने अपने पूरे दहेज का सामान बना लिया। फिर मरियम की माँ ने अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी कर दी। वह लड़का गरीब जरूर था, लेकिन मरियम की बहुत इज्जत किया करता था। मरियम की माँ ने शादी तय करते वक्त यह कहा था, मेरा तो कोई सहारा नहीं है मेरी बेटी के अलावा, इसीलिए मैं अपनी बेटी और दामाद को अपने घर पर ही रखूंगी। वह लोग भी मान गए। इस तरह मरियम शादी के बाद अपनी ही माँ के घर दोबारा से रहने लगी। उसका शौहर जितने भी पैसे कमाता, लेकिन घर का गुजारा फिर भी मुश्किल था। मरियम को कपड़े सिलाई करने ही पड़ते थे। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। मरियम प्रेग्नेंट हो गई। अब मरियम से कपड़े सिलाई करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इधर मरियम को यह खुशखबरी मिली और उधर से शौहर ने घर आकर बताया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। मरियम यह बात सुनकर रोने पिटने लगी। अब मेरा क्या होगा? मैं इस हाल में भी कपड़े सिलाई करूंगी? क्या मुझे सुकून नहीं मिल सकता? हालांकि मरियम का शौहर मरियम का बहुत ख्याल रखता था। जब वह कपड़े सिलाई करने बैठती तो मरियम को वहीं बैठे चाय भी बनाकर देता, कभी खाना बनाकर देता और बाहर नौकरी भी करता था। अब अक्सर ही मरियम की अपने शौहर से काम के सिलसिले में बहस हो जाती। शौहर से वह बदतमीजी करने लगती, बदजुबानी करने लगती। जब शौहर खाना खाने बैठता तो आगे से यह कह देती, काम के नाकाज के, दुश्मन अनाज के। वह बेचारा 2 निवाले खाता और उठकर बाहर चला जाता। हालांकि वह भी रोज काम ढूंढने जाता था और यह तो अल्लाह की मर्जी थी कि उसको काम मिल ही नहीं रहा था। ऐसा करते करते आखिर वह दिन आ गया कि मरियम के घर बेटी पैदा हुई।
मरियम का शौहर और मरियम की माँ बच्ची को देखकर बहुत खुश हुए। मरियम का शौहर तो बच्ची की खुशी में घर घर में मिठाइयां बांट रहा था। इधर मरियम के शौहर को बच्ची की खुशखबरी मिली और उधर मरियम के शौहर को काम भी लग गया। जहां मरियम के शौहर को काम मिला, वह ठेकेदार बड़ा ही सख्त मिजाज था। मजदूरों के साथ बदतमीजी से पेश आता, उसे बस काम ही प्यारा था। लोग बस मजबूरी के तहत उसके पास काम करते थे और अक्सर वह मजदूरों को गंदी गालियां भी दे दिया करता था। इधर मरियम के घर का गुजारा मुश्किल हो रहा था। जब बेटी थोड़ी बड़ी हुई तो मरियम ने फिर से अपनी सिलाई स्टार्ट कर दी ताकि उसकी बेटी का खर्च भी पूरा हो सके। जो भी औरतें कपड़े सिलवा कर ले जाती, उनके कपड़ों में से जो कपड़ा बच जाता वह औरतें उसी को दे देती। उसी कपड़े से वह अपनी बेटी के छोटे छोटे फ्रॉक सिलाई कर लेती और उसको पहना देती। इसी तरह वह गुजर बसर कर लेती, क्योंकि मरियम के शौहर की इतनी कमाई नहीं थी कि जिससे वह ज्यादा खर्च कर सके। बिजली के बिल और घर का सौदा सुलभ ही शौहर पूरा कर सकता था। फिर एक दिन खुदा की करनी ऐसी हुई कि उन लोगों के घर में जलझला सा आ गया। हुआ कुछ यूं कि मरियम का पांव अचानक सीढ़ियों से फिसला और पहली सीढ़ी से गिरती हुई आखिरी सीढ़ी तक आ गई। उसके सर से इतना खून बह गया कि मरियम की मां रोने चिल्लाने लगी। पूरा मोहल्ला उनके घर में इकट्ठा हो गया। जल्दी से मरियम के शौहर को खबर कर दी गई। जुमे का दिन था और मरियम का शौहर इसलिए आज काम पर था कि एक्स्ट्रा जो पैसे मिलेंगे मैं अपनी बच्ची के लिए खिलौने खरीदूंगा। उस दिन और कोई मजदूर वहां काम नहीं कर रहा था। जब मरियम के शौहर को बीवी की ऐसी खबर मिली तो जल्दी से अंधाधुंध उसने ताले लगाए और भागकर घर वापस आ गया। चाबी उसने अपनी जेब में रख ली और जल्दी से घर आ गया। डॉक्टर के पास ले जाते जाते मरियम रास्ते में ही दम तोड़ गई। मरियम के शौहर को मरियम की कई बातें बहुत याद आ रही थीं। वह तड़प तड़प कर रो रहा था और मरियम की मां भी चीख चीख कर रो रही थी। मरियम का शौहर इसलिए भी ज्यादा रो रहा था कि उसकी मासूम सी बच्ची है। उसका क्या होगा? बिना मां के कैसे पलेगी? अभी तो वह इतनी छोटी थी कि मां का दूध पीती थी। यह सब सोचकर वह और भी ऊंची आवाज में रोने लग जाता। मरियम की अचानक मौत पर हर कोई अफसोस करने लगा। कौन जानता था कि एक जवान लड़की भरी जवानी में यूं खामोशी से चली जाएगी। हर कोई मरियम की नेकी के गुण गाया करता था। सभी जानते थे कि वह कितनी नेक थी, परहेजगार थी, हर किसी का ख्याल रखने वाली थी। हर कोई उसकी तारीफ में लगा हुआ था। मरियम की मां और शौहर का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वह दोनों गम से निढाल थे। फिर तदफीन का वक्त करीब आया और मरियम का जनाजा पढ़ाया गया। मरियम को करीबी कब्र में ले जाकर दफना दिया गया। उसे दफनाते वक्त उसका शौहर कब्र के अंदर उतरा था और उसी दौरान उसकी जेब में से वह चाबियां निकलकर कब्र के अंदर गिर गईं, जहां काम से वह ताले लगाकर आया था। उसके शौहर को इस बात का पता ही न चला और वह घर लौट आया। शाम होते ही सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। सबके जाने के बाद घर बिल्कुल वीरान सा हो गया। मरियम की सिलाई मशीन सामने ही रखी हुई थी, जिसे देखकर उसकी मां बार बार रोने लग जाती, क्योंकि उसको पहले बेवा होने का दुख था और अब बेटी के चले जाने और छोटी नवासी के तन्हा रह जाने का दुख बार बार सता रहा था। मरियम के शौहर ने मरियम की मां को संभाला और गोद में अपनी बच्ची को भी बैठाया हुआ था। लेकिन एक मां को कहां करार आना था। जिस बेटी ने मां का बाजू बनकर दिखाया था, वह इतनी अचानक चली गई। मरियम की मां को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। बस मरियम की मां यही बोले जा रही थी, अभी अभी तो मेरी बेटी कपड़े सिलाई कर रही थी, ये सब क्या हो गया? उसकी मां को किसी भी तरह से यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी अब इस दुनिया से जा चुकी है। मरियम की नन्ही बेटी भी बिलक बिलक कर रो रही थी और मरियम का शौहर नहीं चाहता था कि वह अगले 2-3 दिन काम पर जाए। वह अपनी बेटी का खूब ख्याल रखना चाहता था और बीवी के गम में बहुत मिटा था। इसलिए वह मालिक को बताना चाहता था कि मैं अगले 3 दिन काम पर नहीं आऊंगा। जैसे ही मरियम के शौहर ने जेब को हाथ लगाया तो उसकी जेब में चाबियां नहीं थीं। वह सोच में पड़ गया कि यह आखिर चाबियां कहां चली गईं। बहुत सोचने के बाद भी उसके दिमाग में आया कि चाबियां तो उसने जेब में ही रखी थी। मरियम की मां भी अपने दामाद का परेशान चेहरा देख रही थी। कहने लगी, जैद बेटा, क्या बात है? तब जैद ने अपनी सास को बताया, माँ जी, मेरी जेब में चाबियां थीं, वह पता नहीं कहाँ गिर गईं। पता नहीं मस्जिद में गिर गईं या कब्रिस्तान में गिर गईं। उसी वक्त जैद के जहन में यह बात आई कि जब वह कब्र के अंदर उतरा था, उस वक्त कहीं चाबियां कब्र में तो नहीं गिर गईं। यही सोचते ही वह बहुत ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि वह ठेकेदार बहुत ही जहरीला आदमी था। उसने तो जैद को छोड़ना नहीं था।
जरा सी चाबी के गुम होते ही उसने तो उसकी जान ले लेनी थी, क्योंकि उसको इंसान से ज्यादा उनके काम की फिक्र रहती थी। अभी जैद यही सोच रहा था कि ठेकेदार का फोन आ गया और उसने कहा, सुबह बंद काम पर लगाने हैं तो मुझे अभी और इसी वक्त रातों रात चाबियां देकर जाओ, ताकि मैं बाकी के काम पर सुबह सवेरे मजदूरों को लगा सकूं। इतनी बात सुनकर जैद का हलक सूख गया। वह यह भी ना कह सका कि चाबियां कहीं गुम गई हैं। उसने बस इतना ही कहा कि मैं आपको चाबियां सुबह पहुंचा दूंगा। अब उसे रातों रात ही चाबियां तलाश करनी थी। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने कब्रिस्तान का रुख किया। रात के 1 बज रहे थे और मरियम की बेटी अभी नानी के पास सो रही थी। मरियम का शौहर रात के 1 बजे ही कब्रिस्तान की तरफ कदम बढ़ाने लगा। उसका दिल घबराहट का शिकार था। वह बहुत ज्यादा परेशान होने के साथ साथ खौफजदा भी था। इससे पहले वह कभी इतनी रात को कब्रिस्तान नहीं आया था। यह कब्रिस्तान गांव से कुछ दूर स्थित था। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन यह भी मजबूरी थी। वह कीमती चाबियां थीं जो उसने अपनी लापरवाही से गुम कर दी थीं। इन चाबियों को तलाश करते करते वह रात के 2 बजे कब्रिस्तान में पहुंच गया था। चारों ओर एक अजीब सी मौत की वहशत थी। मरियम के शौहर जैद का दिल बैठने लगा। शाम को ही उसने अपनी बीवी को जिस कब्र में दफन किया था वह उसके करीब पहुंच गया। फिर उसने पैरों की तरफ से खुदाई शुरू कर दी। उसका मकसद अपनी चाबियां हासिल करना था। अभी उसने थोड़ा हिस्सा ही खोदा था कि अयान वहां पहुंच गया और गुस्से से कहने लगा, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम कोई कफन चोर हो? मरियम के शौहर ने घबराकर टॉर्च अपने चेहरे की तरफ किया तो अयान कहने लगा, तुम तो वही हो ना जिसकी बीवी का शाम में इंतकाल हुआ था? मरियम का शौहर घबराकर कहने लगा, हाँ, मैं शाम को अपनी बीवी को यहाँ दफनाने आया था, लेकिन बीवी को दफनाते हुए कीमती चाबियां मेरी जेब से कब्र में गिर गई हैं और वह चाबियां मेरे लिए बहुत जरूरी हैं। बड़ा मेहरबानी, आप ही मेरी मदद कर दो। यह सुनते ही वह आदमी जो अयान था मरियम के शौहर की मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर बहुत जल्दी अच्छी खासी कब्र खोद ली। अयान के साथ मिलने से मरियम के शौहर का डर भी खत्म हो चुका था और चाबी मिलने की उम्मीद भी जाग उठी थी। कुछ ही देर बाद कब्र पूरी तरह खुल चुकी थी। जब मरियम के शौहर ने कब्र के अंदर का मंजर देखा तो मरियम के शौहर के होश उड़ गए। अयान ने दोबारा से जल्दी जल्दी कब्र में मिट्टी डालना शुरू कर दी। उसके पसीने छूट रहे थे। वह कहने लगा, तुम्हारी बीवी कैसी औरत थी जो इसकी कब्र में ऐसा अजाब हो रहा है? मरियम के शौहर को तो खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ उसने देखा वह सच में उसकी बीवी के साथ ही हो रहा था। मरियम तो बहुत अच्छी और नेक थी। उसकी नेकी की तो हर कोई तारीफ करता था। उसने तो कभी कोई ऐसा गुनाह नहीं किया था जिसकी वजह से उसका यह हाल हुआ। वह परेशानी से तड़पने लगा। मेरी बीवी को ऐसे कौन से गुनाह की इतनी बड़ी सजा मिल रही है? अयान ने कहा, तुम चाबियों का कोई और इंतजाम कर लो। कब्र में चाबियां ढूंढना बहुत मुश्किल है और तुमने खुद ही देखा ना कि इसका यह अजाब खत्म नहीं हो रहा और वह किस हाल में है। इसकी तरफ से तौबा इस्तगफार करो और अगर कोई गुनाह ऐसा है जो इसने अपनी जिंदगी में किया है तो इसके बारे में पता लगाओ ताकि उसकी मगफिरत हो सके। जैद रोते रोते अपने घर वापस पहुंचा। मरियम की मां ने उसे देखा तो कहने लगी, तुम इतनी रात तक कहां थे? मैं कब से तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। जैद मरियम की मां के कदमों में बैठ गया और कहने लगा, अम्मा, मेरा चैन सुकून सब लुट गया। और अभी भी बुरी तरह से वह कांप रहा था। मरियम की मां घबरा गई, पूछने लगी, बेटा बताओ तो सही, क्या माजरा है? तुम इतनी रात तक कहां थे? जैद ने बताया, वह चाबियों की तलाश में कब्रिस्तान गया था, लेकिन वहां जाकर जो मंजर मैंने देखा उसके बाद शायद मैं सारी जिंदगी सुकून की सांस ना ले सकूं। मरियम की मां भी डर गई और कहने लगी, पहेलियां ना बुझाओ जैद, बताओ तो क्या हुआ? और फिर जैद ने रोते हुए बताया कि जब मरियम की कब्र खोदी गई ताकि चाबियों को तलाश किया जाए तो कब्र का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए अम्मा। मरियम जैसी नेक औरत को इतना सख्त अजाब हो रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता। मरियम के होंठों पर आग जल रही थी और वह बुरी तरह चीखें मार रही थी। मैंने आग बुझाने की कोशिश की तो मुझे उसके स्याह होंठ नजर आए जो बहुत बड़े हो चुके थे, जैसे लटक गए हों, जबकि बाकी का जिस्म सलामत था। थोड़ी देर के लिए आग बुझी और फिर दोबारा भड़क उठी। पहले तो मैं समझ नहीं सका कि यह खुदा की तरफ से अजाब है, लेकिन अयान ने मुझे बताया कि यह अजाब इलाही है और सिर्फ इसके होंठों को जला रहा है। जैद रोते हुए कहने लगा,
अम्मा, समझ नहीं आता इसके होठों पर आग क्यों लगी थी। वह तो इन होठों से हर वक्त अल्लाह का जिक्र किया करती थी, बुराई नहीं की थी। वह अच्छी औरत थी। मरियम की माँ और उसका शौहर ऐसे ही सारी रात रोते रहे और अल्लाह ताला से मरियम की मगफिरत के लिए दुआएं मांगते रहे। फज्र की अजान हुई तो मरियम की माँ कहने लगी, मस्जिद के इमाम साहब को खामोशी से सारी बातें बताओ और पता करो क्या मामला है। मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उससे कोई गलती हुई? इमाम साहब बहुत ही नेक और पहुंचे हुए इंसान हैं। यकीनन वह हमारी जरूर मदद करेंगे। जैद को भी यह बात मुनासिब लगी। इस मसले का अगर कोई हल बता सकता था तो वह इमाम साहब ही थे। जैद नमाज के लिए गया तो नमाज के बाद उसने मस्जिद के इमाम साहब को रोक लिया और तन्हाई में उन्हें रोते हुए सारी बात बता दी। ये सुनकर वह कहने लगे, मैं मरियम की माँ से मिलना चाहता हूँ। जैद इमाम साहब को अपने घर ले आया और मरियम की माँ से उनकी मुलाकात करवा दी। इमाम साहब पूछने लगे, अम्मा बताओ, मरियम कहीं किसी की चुगली तो नहीं करती थी या कोई ऐसा गुनाह जो उसके मुंह से होता हो? मरियम की माँ कहने लगी, नहीं, मेरी बच्ची सिर्फ सिलाई का काम करती थी। उसे इतनी फुर्सत कहाँ कि वह आस पड़ोस में जाए या अपनी सहेलियों को अपने पास बुलाए। फिर यह सुनकर इमाम साहब ने एक ऐसा सवाल किया जिससे मरियम की माँ चौंक उठी। इमाम साहब ने कहा, क्या मरियम किसी की अमानत को अपने पास रखती थी? यानी कोई बचा हुआ कपड़ा, कोई जोड़े पर लगने वाली लेस वगैरह? मरियम की माँ कहने लगी, मरियम तो बचे हुए कपड़े और धागा वगैरह सब कुछ वापस लौटा देती थी और जो कपड़ा उसे चाहिए होता था वह पूछ कर लिया करती थी। इमाम साहब कहने लगे, सोच लो कि ऐसी गलती हो सकती है जिसकी वजह से उसके मुंह ही मुंह को अजाब हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने जाने अनजाने में कोई ऐसा गुनाह तो जरूर किया है। अमानतें बजने लगती हैं। यहाँ अमानत का ही कोई मामला है, क्योंकि मरियम बेटी की नेकी से तो मैं खुद वाकिफ हूँ, क्योंकि इमाम साहब भी मरियम को अच्छी तरह जानते थे। उन्हीं के पास तो मरियम ने कुरान पाक हिफ्ज किया था। साहब कहने लगे, अम्मा फिर भी बेटी की कोई ऐसी बात सोचकर बताओ जो वह किया करती थी और उस आदत का ताल्लुक मरियम के होठों से हो। मरियम की मां बहुत सोचकर कहने लगी, और उसकी उस आदत से मुझे बड़ी चिढ़ थी। वह कैंची की बजाय अपने मुंह से धागा तोड़ती थी और फिर धागे का जो जरा रेशा उसके मुंह में या होठों पर रह जाता उसे दांतों में चुभा। अक्सर ही मैंने उसका मुंह चलते हुए देखा था, लेकिन वह बार बार कैंची नहीं उठाती थी। मुंह से धागा खींचकर तोड़ दिया करती थी और फिर उसी धागे को मुंह से चबाकर थूक देती थी। बहुत बार मैंने उसे समझाया कि इस तरह होंठ भी कट सकता है, लेकिन वह अपनी आदत में पक्की हो चुकी थी। यह सुनते ही इमाम साहब कहने लगे, तो फिर हो सकता है यह अजाब उसी धागे के जर्रे की वजह से हो, क्योंकि जब मरियम की मौत हुई थी तो उससे पहले वह कपड़े सिलाई करती करती उठकर सीढ़ियों की तरफ गई थी। शायद उसकी मौत के वक्त वह धागे का जर्रा उसके मुंह में रह गया हो और उसी धागे की वजह से उस पर अजाब हो रहा हो। सिलाई के बचे हुए सामान के साथ धागे का एक जरा सा टुकड़ा भी उस शख्स की अमानत कहलाता है जो कपड़ों की सिलाई के पैसे देता है। सारी बची हुई चीजों की तरह धागे और दूसरी चीजें भी वापस करना जरूरी होती हैं। बेहतर है कि आप लोग इस तरह से मगफिरत की दुआ करें और जो लोग भी मरियम से कपड़े सिलवाते थे उनसे बात करके मरियम की आदत के बारे में बताएं और इसके लिए माफी मांग लें। यह सुनकर मरियम की मां बहुत ज्यादा परेशान हुई। बज़ाहिर तो यह बहुत मामूली सी बात थी, लेकिन उसकी वजह से मरियम को इतना सख्त अजाब होगा ये उनके वहम गुमान में भी ना था। फिर मरियम की मां ने उन सब लोगों को अपने घर में जमा किया जिनके मरियम कपड़े सिलाई किया करती थी और सबको मरियम की इस छोटी सी आदत का बताकर मरियम की मगफिरत के लिए हाथ जोड़े। लेकिन यह कोई ऐसी बड़ी बात तो थी नहीं, इसलिए सबने फौरन माफ कर दिया। कुछ लोगों की नजर में यह तो गुनाह भी नहीं था, लेकिन जो बात इंसान के नजदीक मामूली सी होती है, आमाल में वह अक्सर भारी होती है। यहां अब यह मामला अमानत का था, शायद इसलिए मरियम की पकड़ हो गई थी। सब लोग मरियम की अच्छी आदतों से वाकिफ थे, इसलिए मरियम को माफ करके चले गए। उसी रात मरियम की मां ने अपने दामाद से कहा, ज़ैद, जल्दी से दोबारा चाबियों के लिए तुम उसकी कब्र लाजमी खोदो और अंदर का मंजर देखकर बताओ क्या इस पर अजाब हट गया है। मरियम की मां जानना चाहती थी कि उसके अजाब के पीछे असल वजह क्या थी। क्या वाकई एक जरा सा धागा उस पर अजाब की वजह बना था? उस रात ज़ैद फिर अयान के पास गया और उन दोनों ने मिलकर कब्र खोदी तो देखा कि मरियम की मैयत बिल्कुल ठीक थी।
उसके पास से खुशबू आ रही थी। किसी किस्म का कोई अजाब बाकी ना था और जैद की चाबियां भी उसी कब्र में थीं। जैद ने वह चाबियां वहां से उठाई और कब्र वापस से बंद कर दी और घर वापस आकर मरियम की मां को सारा माजरा सुनाया। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उनकी बेटी पर से अजाबे इलाही हट गया। और फिर जब यह बात गांव वालों को पता चली तो हर कोई हैरान रह गया कि इस कदर नेक औरत को एक अमानत की वजह से अजाब भुगतना पड़ा था। सारे गांव वालों ने तौबा इस्तगफार की और फिर सबने अपने मामलात को सुधारने की कोशिश की। उसी दिन के बाद गांव में हर कोई अमानत को लेकर बहुत चौकस हो गया। किसी के पास किसी की जरा सी चीज होती तो उसे फौरन वापस लौटाया जाता। मरियम तो चली गई थी, लेकिन जाते जाते अपनी माँ और शौहर को उदास कर गई। मरियम की बेटी, उसका शौहर और माँ तीनों उसे हर वक्त बार बार याद करते। मरियम तो फूल थी जिसकी खुशबू चारों तरफ बिखरी हुई थी। उसके जाने के बावजूद भी लोग उसे बिल्कुल नहीं भूले थे। वह अपने अच्छे अखलाक और रवैये की वजह से सबके दिलों में आज भी जिंदा है। वह अब जन्नत के किसी आला मुकाम पर होगी। जो छोटा सा गुनाह उससे हुआ था, उसकी सजा वह भुगत चुकी थी। कहने को तो यह सिर्फ मामूली सी बात है कि छोटा सा धागे का टुकड़ा मुंह से तोड़ने पर उसका रेशा मुंह में रह गया, जिसे मरियम ने चबाकर थूक भी दिया था। लेकिन अक्सर सिलाई करने वाली औरतों के साथ यही मामला होता है। बहुत सी औरतों को मैंने खुद मुंह से धागा काटते हुए देखा है, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि इसकी वजह से भी इंसान को अल्लाह के आगे जवाब देना होगा? यह जरा सा धागे का रेशा भी अमानत का एक हिस्सा है और यह मामला कब्र तक जाएगा, और इस जरा सी लापरवाही की वजह से भी अल्लाह का अजाब होगा। इसलिए आज की यह वीडियो हर उस शख्स के नाम है जो सिलाई कढ़ाई का काम करता है। अगर आप भी ऐसी कोई गलती करते हैं तो खुदा राह ऐसी कोई गलती ना करें। ईमान में खयानत ना करें। धागे से लेकर बटन तक हर चीज को वापस कर दिया करें। हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए न सिर्फ दिलचस्प रही होगी, बल्कि इसमें आपके लिए एक गहरा सबक भी छुपा होगा। अगर आप इसी तरह की और भी शानदार और सीख भरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो गालिब वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी मोहब्बत और सपोर्ट ही हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने की ताकत देती है। शुक्रिया।